हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज आप लोग पढ़ेंगे आंशिक दाब अर्थात पार्शियल प्रेशर। ओके, तो हम पार्शियल प्रेशर देखेंगे मोल के रूप में या फिर मोल फ्रैक्शन के रूप में, या फिर एक होता है क्या बोलते हैं उसे, आदर्श गैस समीकरण के रूप में हम देखेंगे। मुख्यतः तीन बातों के ऊपर ध्यान करेंगे। ओके, तो अगर हम पहले आंशिक दाब निकालने का प्रयास करते हैं तो वो हम लेते हैं मोल फ्रैक्शन के रूप में, जिसे हम बोलते हैं मोल भिन्न। मोल भिन्न मुख्यतः होता है, जैसे कि मोल भिन्न इसका निकाल रहे हैं तो XA/XA + XB होता है मोल भिन्न। मोल फ्रैक्शन अर्थात उसके खुद का मोल और बटे टोटल मोल, एक प्रकार से मोल फ्रैक्शन होता है। वो लगभग मोल के बराबर ही होता है, जैसे मोल होता है वैसे ही मोल फ्रैक्शन भी होता है, बशर्ते मोल का टोटल, यदि हम टोटल मोल निकालेंगे तो उसका मान डिफरेंट आएगा। लेकिन यदि मोल फ्रैक्शन का मान निकालेंगे, जैसे यहाँ पर XA + XB है, जो कि XA का मोल फ्रैक्शन XA और B का मोल फ्रैक्शन XB है, टोटल का मान निकालेंगे तो वहां पर आएगा केवल 1। लेकिन वहीं पर अगर हम इसके लिए बात करें तो इसके लिए हम मोल निकालेंगे तो Na + Nb = एनीथिंग, कुछ भी आ सकता है ना, तो बस इतना सही फर्क है। अगर देखो यहाँ पर दो गैस दिए गए हैं A और B, गैस की बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान देना। दो गैस दिए हैं A और B, इसमें गिवन क्या है हमें, मोल फ्रैक्शन या फिर मोल भिन्न और कुल दाब। मोल भिन्न की परिभाषा भी हम आपको बताएंगे आगे। ओके, आगे बस इतना जानो मोल भिन्न। और यहाँ पर मोल भिन्न x के रूप में लिखते हैं इसको। A का मोल फ्रैक्शन कितना है, A है, B का मोल फ्रैक्शन कितना है, XB है। ओके, अब यहाँ पर टोटल प्रेशर दिया गया है, कोई रिएक्शन चल रही है A B एरो C + D चल रही है ना, तो उसमें टोटल प्रेशर में दिया कितना, P दिया था, टोटल प्रेशर P हमें दिया गया है। ओके, तो यदि आंशिक दाब यदि हम मोल फ्रैक्शन के पदों में निकालेंगे तो आंशिक दाब, टोटल आंशिक दाब कह सकते हैं। फिर आंशिक दाब होता है मोल भिन्न इंटू कुल दाब। क्या, मोल भिन्न इंटू कुल दाब। यदि आप पूछेगा कि आंशिक दाब निकालो, वो भी अब पूछेगा पार्शियली किसका, A का निकालो या फिर B के निकालो। टोटल आंशिक दाब भी पूछ सकता है, तो टोटल आंशिक दाब जब पूछेगा तो उसमें क्या होगा कि जब PA + PB निकालेंगे वही होगा टोटल आंशिक दाब, जो कि हमारे टोटल प्रेशर के बराबर होगा। ये भी ध्यान देना। अब यहाँ पर देखो आंशिक दाब क्या होगा, मोल भिन्न इंटू कुल दाब। अब A के लिए आंशिक दाब निकालेंगे तो XA × P, क्या, XA × P, और B के लिए आंशिक दाब PB = XB × B, अर्थात B का मोल फ्रैक्शन और इंटू P। अगर XA + XB = 1, ये दोनों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान देना। मोल फ्रैक्शन को यदि हम जोड़ेंगे किसी की तुलनात्मक रूप से A + B, जैसे कोई भी है A और B अलग अलग उसका मोल फ्रैक्शन दे रखा है ना, तो यदि हम उसको हम इक्वल करेंगे ना तो XA + XB वो हमेशा इक्वल आएगा 1 के। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से याद रखिए, क्योंकि यदि आप इसको नहीं रखेंगे ना तो आप क्वेश्चन तुरंत गलती कर जाएंगे। यहाँ पर टोटल जो मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 के इक्वल होता है, चाहे A B C D कुछ भी आ जाए, लेकिन टोटल मोल फ्रैक्शन अगर निकालेंगे तो वो 1 आएगा। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग बात आ सकता है कि A का मोल फ्रैक्शन अलग हो, B का मोल फ्रैक्शन अलग दिया गया हो। ओके, तो यहाँ पर XA + XB = 1, और यदि आंशिक दाब को टोटल करेंगे वो हमारे आएगा इक्वल किसके, टोटल प्रेशर के। ओके, उसी प्रकार हम मोल के पदों में लेते हैं। मोल के पदों में अगर लेते हैं तो मोल तो आप जानते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर देखो मोल, यहाँ पर भी दो गैस लिया गया है A और B, Na और Nb, टोटल प्रेशर दिया है कितना, P। अगर यहाँ पर आंशिक दाब की बात करें, इसका आंशिक दाब क्या होगा, आंशिक दाब पहले समझ लो क्या होता है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, आंशिक दाब की अगर बात करें तो किसी भी मिश्रित गैस में किसी विशेष गैस की भागीदारी जो होती है वो आंशिक दाब होता है। आंशिक दाब क्या होता है, किसी मिश्रित गैस में। अब यहाँ पर A और B है ना, तो हम A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है, D।
यह हो गए हमारे कई प्रकार की, मतलब एक प्रकार के गैस है जिसमें कई प्रकार की गैसें उपस्थित है। अब यहाँ पर हम पार्शियल प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर जैसे हम निकालते हैं बी का, तो इसके लिए अगर हम आंशिक दाब बोलेंगे, आंशिक दाब का बोलेंगे, जैसे अब इस गैस को ले लिए, बी वाले गैस को ले लिए ना, तो अब हम इन गैसों में, ये मुख्यतः 4 प्रकार की आपको गैसें दिख रही हैं, तो इन गैसों में किसी विशेष गैस की भागीदारी यानी विशेष गैस के जिक्र किया जाए, वो होता है हमारे आंशिक दाब। अर्थात किसी मिश्रित गैस में किसी विशेष गैस के भागीदारी या फिर उसकी तुलनात्मक बोल सकते हैं, उसका महत्वपूर्ण विवेचना किया जाए, तो किसी विशेष गैस की भागीदारी किसी एक गैस की जो यदि उसका तापमान निकाला जाए तो वही होता है हमारा आंशिक दाब। ओके, अर्थात मिश्रित गैसों में किसी विशेष गैस की भागीदारी ही होती है हमारी आंशिक दाब। ओके, यदि हम मोल में आंशिक दाब निकालें तो मोल अपान कुल मोल इनटू कुल दाब, उसी प्रकार इसमें भी निकाल सकते थे। इसमें क्या नहीं निकाल पाए। अब यहाँ पर यदि हम मोल फ्रैक्शन लेते कि मोल फ्रैक्शन अपान कुल टोटल मोल फ्रैक्शन इनटू पी, बात तो है ना सेम कि देखो मोल यहाँ पर मोल है ना, यहाँ पर मोल है, यहाँ पर भी मोल भिन्न है। अब यहाँ पर कुल मोल, यहाँ पर कुल मोल कुछ भी आ सकता है, Na प्लस बी, Na प्लस Nb इज इक्वल टू A इज नॉट इक्वल टू N, या फिर कह सकते हैं कि 1 Na प्लस Nb इज नॉट इक्वल टू 1, n नहीं कहेंगे, n क्योंकि टोटल मोल होता है, Na प्लस बी हो तो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 के बराबर नहीं होता, जबकि XA प्लस XB, XA प्लस XB बराबर 1। इसलिए हम यहाँ पर अगर लिखना चाहेंगे तो मोल फ्रैक्शन अपान 1, तो उसका कोई मतलब निकलेगा नहीं, इसलिए हम केवल इतना यहाँ पर लिखेंगे, मोल भिन्न इनटू टोटल प्रेशर P। ओके, ये बात समझ लेना, मोल और मोल फ्रैक्शन ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बशर्ते कि यहाँ पर टोटल मोल कुछ भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पर मोल भिन्न अपान टोटल मोल भिन्न निकालें, टोटल मोल फ्रैक्शन निकालें, तो चूंकि टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है तो उसका कोई मतलब यहाँ पर रहेगा नहीं, तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म में इसका आंशिक दाब निकालते हैं, और आंशिक दाब यदि मोल के रूप में निकालना है तो इसको इस रूप में निकालते हैं। अब यहाँ पर हम पार्शियली देखते हैं कि पार्शियली मुख्यतः ये अगर हम आंशिक दाब Pa के लिए लेते हैं कि A के लिए आंशिक दाब Pa बराबर Na अपान टोटल मोल हो गया इनटू P, उसी प्रकार B वाले के लिए B के लिए मोल और टोटल मोल इनटू P। ओके, ये B के लिए हो गया आंशिक दाब, ये बात आए ना समझे। उसी प्रकार अगर हम तीसरे में दे देते हैं आदर्श गैस समीकरण, जो कि होता है PV बराबर nRT, यहाँ पर भी 2 गैस लिए गए हैं, यहाँ पर मोल लिए गए हैं, A के कितने मोल लिए गए हैं Na और B के कितने लिए गए हैं Nb। अब यहाँ हमें टोटल दाब नहीं दिया, क्योंकि हमें यहाँ पर दाब के पदों में नहीं निकालना तो है आंशिक दाब, लेकिन यहाँ पर टोटल में हमें क्या दिया गया है, आयतन और ताप दिया है। टोटल हमें यहाँ पर दाब नहीं दिया गया, यहाँ पर हमें दिया गया है आयतन और ताप। अब यहाँ पर चूंकि आदर्श गैस समीकरण आप जानते हैं क्या होता है, PV बराबर nRT ना, PV बराबर nRT, जहाँ पर P प्रेशर होता है, V वैल्यूम होता है, N मोल होता है, R एक प्रकार से संख्या होती है जो यहाँ पर आपको गिवन है, और T टेम्परेचर होता है जो कि केल्विन में होता है। या देखो A के लिए आंशिक दाब अगर निकालना चाहेंगे तो वो Pa होगा, लेकिन हमें चूंकि यहाँ पर आदर्श गैस समीकरण के रूप में, इक्वेशन के रूप में हमें प्राप्त करना है, तो उसमें कई चीजें आती हैं, तो उसीलिए बोला गया कि A के लिए कुछ पूछता है तो Pa इंटू B बराबर nRT। अब इसमें देखेंगे कि हमें क्या पूछा गया है, कि Pa पूछ रहा है, B पूछ रहा है, या फिर Na पूछा है, तो उसी के अनुसार क्वेश्चन के अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे। उसी प्रकार PV के लिए PV इंटू B बराबर Nb इंटू RT। अब यहाँ पर जो P होता है ना, वो ATM में होता है, ये हर्ट्ज का मात्रा होता है, और ये जो टेम्परेचर होता है वो केल्विन में रहता है, अर्थात आपको सेंटीग्रेड में दिया रहेगा तो वो आपको
केल्विन में बदलना रहेगा। जैसे डिग्री सेल्सियस में दिया गया है उसमें प्लस 273 से ऐड करना होगा, ऐड नहीं बल्कि मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर देखो जैसे दिया गया है कि R का मान क्या होता है, ये तो पहले आप जानो R का मान क्या होता है, 0.0821 ATM इंटू लीटर पर केल्विन पर मोल होता है। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 0 अंश सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन हो रही है तो वहां पर आप इसका वहां निकालने मत लगो कि RT का मान पहले निकालो, आप RT का मान पहले से ही याद रखो। यहाँ पर दो पॉइंट मुख्यतः ज्यादा पूछते हैं, 0 अंश सेंटीग्रेड पे, एक 27 अंश सेंटीग्रेड पे। इस टेम्परेचर पर क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है कि इस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रही है, इस टेम्परेचर पे ये हो रही है। ओके, तो मुख्यतः वो 0 और 27 पर पूछता है, तो 0 और 27 के क्यों ना हम याद कर लें। अगर 0 अंश सेंटीग्रेड पर पूछता है तो वहां पर R और T का मान कितना होता है, वो होता है हमारा 273 इंटू 0.082। इसके पहले अगर आपको दिया गया टेम्परेचर यहाँ पर 0 सेंटीग्रेड है ना, यहाँ पर 27 है, तो यहाँ पर देखो यदि आपको सेंटीग्रेड में दिया है तो उसे केल्विन में बदलेंगे। यहाँ जैसे कोई भी मान दे दिया, आप 5 सेंटीग्रेड दे दिया गया तो वहां पर ऐड करेंगे कितना 273, तो ये कितना हो जाएगा 278 केल्विन। ये बात ध्यान रखना, यदि आपको अंश सेंटीग्रेड में दिया रहेगा तो उसे आपको केल्विन में बदलना होगा तभी वो क्वेश्चन लगाइएगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसी प्रकार अब यहाँ पर देखो 0 सेंटीग्रेड पर क्या था 273 ही रह जाएगा, प्लस 273 और 27 अंश सेंटीग्रेड में 273 जोड़ो तो कितना आया है यहाँ पर 300 केल्विन। 300 केल्विन R से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 24.6 और 22.4। और ध्यान देना RT का मान जो होता है वो यदि 0 सेंटीग्रेड पर पूछेगा तो सीधा आप मान इसको रखिएगा, और 27 अंश सेंटीग्रेड पर बात करें तो सीधा मान आप इसको रखिएगा। वहां पर R और T मल्टीप्लाई मत करने लगना, इसको याद रखिएगा, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने का भी बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसके साथ देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ओके, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको हम सॉल्व कर दिए हैं पहले से ही, ताकि आप थोड़ा समय भी बचे और आपको अच्छे से समझा सकें। ओके, तो यहाँ पर जैसे देखो पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि N2 तथा O2 के समान मोल मिलाए गए। एक पॉइंट ध्यान देना, क्या है बोला, सर्वप्रथम 2 गैस है, एक N2 और O2, 2 गैस है। अब क्या बोला, उनके समान मोल मिलाए गए, कितने समान मोल, अर्थात N2 के भी जितने मोल लिए गए, N2 के भी जितने मोल लिए गए और B के भी, यानी कि O2 के जितने मोल लिए गए समान मोल लिए गए, अर्थात Na बराबर Nb ना, ये दोनों समान मोल लिए गए। और उसके आगे क्या बोल रहे हैं, कुल दाब दिया गया हमें कितना P, कितना 12। ओके, 12 एटम में टोटल टेम्परेचर दिया है। पूछा क्या है, N2 का आंशिक दाब। अब हमें इस सीधा वह छोड़ दो, पहले यहां पर आओ, मोल समान दिया गया है ना, और प्रेशर हमें दिया है P। तो अगर हम आंशिक दाब निकालते थे तो क्या निकालते थे, तो मोल अपन कुल मोल इंटू कुल दाब। अब यहाँ पर मोल किसके पूछ रहा है, आंशिक दाब अगर हम बात करें तो पूछ रहा है P A के लिए ना, तो ये N2 है ना, ये वाला मान, तो इसके लिए आंशिक दाब क्या होगा, A का मोल अर्थात N2 का मोल कितना होगा, ये बोला गया है। बोला नहीं, मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो उसमें A का जो मोल होगा Na हो जाएगा अपान Na प्लस बी, अर्थात Na का मोल अपान टोटल मोल इंटू P। तो वही यहाँ पर किया गया है, क्योंकि मोल N2 और ऑक्सीजन के दोनों समान हैं, तो यहाँ पर जो होगा P अर्थात N2 का आंशिक दाब क्या होगा, वो इस N2 के मोल कितने हैं X और टोटल मोल कितने हो जाएंगे x प्लस x बराबर 2x। तो वही सॉल्व कर लो, x से x कट जाएगा, 2
ATM। एकदम सिंपल सा है, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ओके, उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन भी हमारा है, उसमें क्या बोला गया है, यदि CH4 व H2 का समान भार मिलाया गया, अर्थात अब यहाँ पर W नहीं दिया गया है, W1 बराबर W2। ओके, समान भार दिया गया है तथा कुल दाब कितना दिया गया है, P। ओके, ये दो चीजें हमें दिया गया। अब ध्यान देना, जब भी आपको भार दे, अवोगाद्रो नंबर दे या फिर अणुओं की संख्या दे या फिर आयतन दे, आप सबसे पहले तो उसे मोल के रूप में परिवर्तित करेंगे। किसमें? मोल के रूप में उसे परिवर्तित करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर देखो, हमें भार में दिया है किसकी मात्रा, इसकी और इसकी मात्रा किसमें दिया गया है, भार में। तो अब हमें भार को मोल के रूप में चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, भार का मान नहीं दिया गया है, यहाँ पर केवल बोला गया है कि समान भार मिलाया गया है, अर्थात CH4 का जो भार होगा वही भार H2 का होगा। तो हम क्वेश्चन के अनुसार लगाते हैं, CH4 H2 हो गया, भार कितना है हम W मान लेते हैं, इसका भी दोनों का मान समान है, तो मान के लिए केवल W। अब जब मोल निकालेंगे, मोल निकालने के लिए जब भार दिया गया होता है तो उसमें उसके अणुभार से डिवाइड करते हैं। आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही हम आपको बताएंगे किस प्रकार मोल निकाला जाता है। इस लेक्चर में आप समझिए बस कि किस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, मोल किस प्रकार फाइंड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर चूंकि CH4 जो है CH4 का यदि हम निकालेंगे अणुभार, तो CH4 का भार कितना है, CH4 बराबर हो जाएगा 12 प्लस 4 बराबर 16, ये तो आएगा 16। कार्बन का कितना होता है भार, 12, और हाइड्रोजन को 1, तो 12 प्लस 4 बराबर 16। उसी का हाइड्रोजन का चूंकि 1 होता है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो हो जाएगा W/2, अर्थात इसका अणुभार कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। तो ये हो गया हमारा मोल, क्या हो गया, मोल। अब हमें क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि H2O का आंशिक दाब, क्योंकि हमें मोल दोनों का पार्शियली निकल गया, इसका भी मोल निकाल लिया, इसका भी मोल निकाल लिया ना। अब यहाँ पर देखो, अगर वेट का मान कुछ दिया गया होता तो इसके अणुभार से वो डिवाइड हो जाता, तो उसके पश्चात वो मोल हम प्राप्त करते हैं। जैसे कि अगले क्वेश्चन में भी हम प्राप्त करेंगे। अभी बस इतना समझो कि जो भार से मोल निकाल लिए, अब मोल निकाल लिए तो हमें मोल ही प्राप्त करना था, तो अब मोल जब निकल गया तो हम आंशिक दाब निकाल सकते हैं। तो H2O का आंशिक दाब पूछ रहा है तो आ जाएगा, H2O के लिए पूछ रहा है, H2O के लिए आंशिक दाब हो जाएगा W/T, ये मोल है। अब H2O के लिए जब आंशिक दाब पूछेगा तो क्या बोलेंगे कि H2 का मोल हो जाएगा अपान टोटल मोल इंटू P। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि जिसका पूछे उसका मोल अपान टोटल मोल इंटू P, तो है किया गया कि H2 का पूछा तो H2 का मोल लिखे W/2 और टोटल मोल ये W/16 प्लस W/2 ऐड हो जाएगा इंटू टोटल प्रेशर कितना है P। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 8/9 इंटू P। ओके, आई बात समझ में। उसी प्रकार आप यदि आगे देखते हैं एक थर्ड क्वेश्चन में, जिसमें क्या बोला है कि 1.4 ग्राम N2 है व 3.2 ग्राम O2 है को 0 सेंटीग्रेड ताप पर, आगे है 0 सेंटीग्रेड ताप पर। अब यहाँ पर 0 सेंटीग्रेड ताप दे दिया गया है, अर्थात यहाँ पर आपको RT का मान याद रखना होगा। कितना था RT का मान, RT मान कितना था 22.4, आपको वहां पर लिखे हैं, ध्यान दो। 0 सेंटीग्रेड पर RT का मान क्या है 22.4, आपको याद रखना होगा। उसी प्रकार 27 सेंटीग्रेड पर RT का मान होता है 24.6। ओके, तो अब हमें यहाँ पर देखो भार गिवन दिया है, भार समान नहीं बोला गया, हमें यहाँ पर भार गिवन दिया गया, उसका वेट हमें दिया गया है। नाइट्रोजन कितना है 1.4 है, ऑक्सीजन का कितना दिया गया है 3.2 है। ओके, तो अब हम भार दिया है, अब भार दिया गया, चूंकि भार में तो उसका वेट के रूप में तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसे हमें पहले उसे मोल में चेंज करना होगा। मोल में चेंज करने के लिए क्या होता है, उसके अणुभार से हमें डिवाइड करना पड़ेगा।
तो अब नाइट्रोजन का अणुभार याद करेंगे। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 14, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो 14 × 2 यानी 14 × 2 बराबर 28 हो जाएगा। तो 1.4 चूंकि हमें ग्राम दिया गया है, मोल बराबर क्या होता है ग्राम बटे अणुभार अर्थात भार बटे अणुभार, तो 1.4/28 ये निकल जाएगा 0.05 मोल। उसी प्रकार ऑक्सीजन का निकालेंगे तो 3.2 ग्राम दिया गया तो भार हो जाएगा अपान अणुभार। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 2 बराबर 32, ये हो जाएगा 32, आगे निकल आएगा कितना मोल 0.1 मोल। अब हमें ये बोल कितना रहा है कि 01 सेंटीग्रेड पर 10 लीटर के पात्र में मिलाया गया है। यहाँ पर देखो आपको क्या क्या दिया, भार दिया, भार से हम मोल निकाल लिया ना, और उसके अलावा क्या दिया गया है आपको दिया गया है टेम्परेचर और आयतन। तो ये किसकी बात कर रहा है, जब टेम्परेचर दे दिया गया तो ये प्रकार से निकल के आएगा आदर्श गैस समीकरण इक्वेशन से हमें प्राप्त करना है। तो अब इसके लिए आंशिक दाब निकालना है, किसके लिए प्रत्येक के लिए निकालना है, किसी एक के लिए नहीं प्रत्येक के लिए निकालना है, अर्थात N2 के लिए भी निकालना है आंशिक दाब, O2 के लिए भी आंशिक दाब निकालना है। तो सर्वप्रथम हम N2 को निकालते हैं। ओके, तो N2 के लिए आंशिक दाब क्या होगा, N2 के लिए आंशिक दाब P, यहाँ पर देखो कैसे था प्यूरो NRT था, तो यदि एक लिए हम बात किए थे तो PA × P बराबर NaRT, तो उसी प्रकार इसके लिए भी PN2 को निकालना है, PN2 × V हो गया बराबर N2 अर्थात नाइट्रोजन का जो है उसका मोल। यहाँ पर देखो यहाँ पर नाइट्रोजन का मोल या फिर A का मोल था ना, तो उसी प्रकार इसमें नाइट्रोजन का मोल हो गया तथा RT का मान आपको याद रखना होगा ये 22.4, तो बस सेम वही मान रख दिए। PN2 बराबर 0.05, यहाँ पर आयतन कितने में है लीटर में है, तो लीटर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ml में होता तो चेंज करते, चूंकि यहाँ पर लीटर है तो लीटर में ही मान देते हैं, 10 लीटर है तो इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 0.112 atm। क्या पॉइंट है यहाँ पर दशमलव है 0.112 atm। उसी प्रकार ऑक्सीजन के लिए भी हम निकालेंगे, ऑक्सीजन के लिए भी सेम वैसे प्रक्रिया होगा, यहाँ पर NO2 अर्थात ऑक्सीजन का मोल लिखेंगे और यहाँ पर 0.1 है चूंकि यहाँ पर, तो ये 22.4 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि RT का मान 01 सेंटीग्रेड पर कितना होता है 22.4, तो ये निकल जाता है 0.224 atm। ओके, तो ये समझ में आया ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मोल किस प्रकार निकालते हैं ये आपको बताएंगे।